हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एनी टाइम। चलिए हम इकोनॉमिक सर्वे के बारे में जानते हैं। इकोनॉमिक सर्वे जो 2021 और 22 ये आया है, तो ये इकोनॉमिक सर्वे जो है वो कब आता है, क्यों आता है, गवर्नमेंट के द्वारा इसे क्यों लाया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे क्या है। ठीक है, ये पहली बात तो जानते हैं कि 21-22 क्यों बताया जा रहा है। 21-22 इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर जो है वो अभी चल रहा है। और कब तक चलेगा, तो ये 31 मार्च तक चलेगा। ठीक है, ये 31 मार्च तक चलेगा और नई गवर्नमेंट इस बार इलेक्शन लेट में हो रहे हैं, तो ये नई गवर्नमेंट आ जाएगी, उसके बाद नया सत्र साल चालू हो जाएगा। तो ये जो इकोनॉमिक सर्वे है वो मेनली होता क्या है। ये होता है कि एक एनुअल रिपोर्ट के कार्ड की जैसा होता है। इसमें हर क्षेत्र यानी कि गवर्नमेंट जो होती है वो इकोनॉमी से रिलेटेड हर क्षेत्र की इसमें बात करती है। और इसमें इकोनॉमी से रिलेटेड हर क्षेत्र में सबसे पहली बात तो मेनली इकोनॉमी के 3 क्षेत्र होते हैं। कौन से होते हैं, तो कृषि या इससे संबंधित जो भी क्षेत्र होते हैं, ये विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, और सर्विसेज। तो इन सारे क्षेत्रों से रिलेटेड जो भी ग्रोथ हुई है और गवर्नमेंट ने जो अनुमान पहले लगाए थे वो कितने सफल हुए हैं, और वो उन पर गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, जो नीतियाँ बनाई थी उसने, वो कितनी कारगर साबित हुई हैं, इन सब चीज़ों को देखा जाता है। मेनली इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो पिछले साल की सारी बातों को बताता है। और इसमें ये नहीं जो सारे अनुमान लगाए गए थे वो कितने सफल हुए हैं, इन सब चीज़ों को बताता है। पिछले साल का सारा लेखा जोखा सारा ब्यौरा देता है। और आगे फाइनेंशियल ईयर जो आने वाला है कौन सा आएगा, यानी कि फाइनेंशियल ईयर्स 22 और 23 जो आएगा, तो इसके भी अनुमान लगाता है। इसी इकोनॉमिक सर्वे में वो पिछले साल की इन्फॉर्मेशन भी देता है और आगे आने वाले साल की इन्फॉर्मेशन को भी बताता है। ये हमेशा इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो 1 फरवरी यानी कि 1 फरवरी जो बजट आता है, बजट के एक दिन पहले यानी कि 31 जनवरी को हम ये पेश किया जाता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो पहले जो होता था वो पहले 2 वॉल्यूम में आता था। यानी कि पहले एक बुक के जैसा होता था और 2 वॉल्यूम में आता था, और ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाता था, तो इसमें समझना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता था। लेकिन अब ये पिछले साल जो हुआ, पिछले साल से ये एक वॉल्यूम में आने लगा है, और एक वॉल्यूम में आने लगा है, और इसके अलावा एक सांख्यिकी सारणी की तरह आने लगा है। और ये जो पिछले साल का जो एक वॉल्यूम आई थी वो कितने पेजेस की थी, तो 900 पेजेस की थी। और इस बार इसको और छोटा कर दिया गया है, तो करीब ये 413 पेजेस का ये इकोनॉमिक सर्वे आया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें हम लोग जानेंगे कि क्या है कैसे है। तो अभी आप अच्छे से और समझ जाएंगे कि क्या चीज़ें बताने की कोशिश की जा रही है। तो चलिए हम जानते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहली बात तो आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इन्होंने कौन है, राष्ट्रपति हमारे रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में संबोधन के साथ इस सत्र की शुरुआत की। और ये जो दस्तावेज है ये सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाता है। तो इससे हम क्या समझते हैं कि ये जो आर्थिक सर्वेक्षण है या बजट है ये जो होता है, तो ये इसकी जो क्या बोलते हैं, जो राष्ट्रपति है ना, वो इनके संबोधन के बाद ही ये सब चीज़ें स्टार्ट की जाती हैं। जब संयुक्त अधिवेशन की ये को संबोधित कर देते हैं, उसके बाद ये दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाता है और ये स्टार्ट होता है। तो इसमें जो होता है, इसमें ये जो हर साल है वो केंद्रीय बजट जब पेश किया जाने वाला होता है, केंद्रीय बजट जो हमारा बजट 1 फरवरी को आया है, तो इसके एक दिन पहले हमेशा आर्थिक सर्वेक्षण यानी 31 जनवरी को आया था ये। और इसे किसने पेश किया था, तो वित्त मंत्री जो है, वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने पेश किया था। आर्थिक सर्वेक्षण मेनली अब देख लेते हैं क्या होता है कि एक वित्त वर्ष की अवधि की सारी वित्तीय गतिविधियों का ब्यौरा होता है, और इसमें मौजूदा वित्त वर्ष का सारा लेखा जोखा होता है, और अर्थव्यवस्था की वर्तमान हालातों की इसमें जानकारी दी जाती है। इसके अलावा यही नहीं, वर्तमान हालातों की जानकारी दी जाती है और फ्यूचर में आने वाली सारी चीज़ों का अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, तो सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या होता है, इसमें सर्वेक्षण की एक रूपरेखा प्रदान की जाती है, फिर उसके अनुरूप आंकड़ों को प्राप्त किया जाता है, उनका विश्लेषण किया जाता है, उसके बाद उपयुक्त गतिविधियों का चुनाव करके इसको प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो इतना हम लोग जान गए। तो इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो ये मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा संचालित आर्थिक मामलों के विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के अर्थशास्त्र विभाग के द्वारा विकसित किया गया है, यानी कि इकोनॉमिक डिवीज़न के द्वारा। यानी
कि ये इकोनॉमिक सर्वे जो है मुख्य आर्थिक सलाह के द्वारा संचालित आर्थिक मामलों के विभाग के अर्थशास्त्र विभाग के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, तो चलिए अब ये मुख्य आर्थिक सलाहकार की बात आई है तो इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि इनकी नियुक्ति अभी जल्दी ही की गई है, यानी कि जो ये इकोनॉमिक सर्वे आया है ना, इसके 1 हफ्ते पहले ही इनकी नियुक्ति की गई है। तो चलिए इनके बारे में भी हम थोड़ा जान। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें हमने एक क्वेश्चन के फॉर्म में डाली हैं, ताकि आपके क्वेश्चन को देखेंगे ना तो आपके माइंड में सारी चीज़ें हिट होंगी और आप उनको अच्छे से याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं बहुत टाइम तक, लंबे टाइम तक। ठीक है, तो इसमें जो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किसको मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। तो किसको नियुक्त किया गया है? डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को, है ना। डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन जी हैं, इन्हें अभी 1 हफ्ते पहले ही, यानी कि जो इकोनॉमिक सर्वे आया ना, इसके 1 हफ्ते पहले ही इनका चुनाव किया गया था। और ये इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो ये पहले एक राइटर, टीचर और एडवाइज़र भी रह चुके हैं। और ये टीचर कहाँ पे रह चुके हैं? तो भारत और सिंगापुर, इन देशों में बिजनेस स्कूल में ये टीचर के रूप में काम कर चुके हैं। और इसके अलावा ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद से मैनेजमेंट में इन्होंने स्नातकोत्तर डिप्लोमा और मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की इन्होंने उपाधि भी प्राप्त की थी, डॉक्टरेट की डिग्री। ठीक है, तो और इसके अलावा इन्होंने 2019 से 2021 तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अंशकालिक सदस्य के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। तो इनकी बात आई है, चलिए इनको भी देख लेते हैं कौन है ये। तो देख लेते हैं, वी अनंत नागेश्वरन जी, ये हैं। और लेकिन ये जो बजट आया है ना, तो ये अभी तो ये आगे आने वाले साल के लिए इनकी नियुक्त की गई है। लेकिन अभी जो है वो किसकी एक प्रिंसिपल, अभी ये पद खाली चल रहा था ना, तो इनकी पद की नियुक्ति तो कर दी गई है। लेकिन जो प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र की अध्यक्षता में ये जो बजट तैयार किया गया है वो कौन है? तो संदीप सान्याल जी है ना, इनके अंडर में ये पूरा बजट प्रिपेयर किया गया है। तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, ये अगले आने वाले साल के लिए ये नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं कि हम जानते हैं कि भारत में जो पहला आर्थिक सर्वेक्षण है, सेकंड क्वेश्चन ये है कि हमारे जो भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण है वो कब प्रस्तुत किया गया था। तो ये कब प्रस्तुत किया गया था? तो किस फाइनेंशियल ईयर में? 1950-51 में। हमेशा ये एक पूरे साल का, आप देख ही चुके हैं ना, 21 से 22 तक, क्योंकि ये अभी तक चला आ रहा है ना, इसी के अकॉर्डिंग ये है। तो 1964 तक इसे जो है वो केंद्रीय बजट के रूप में प्रस्तुत किया गया था। और 1964 से इसे बजट से अलग कर दिया गया था। पहले ये केंद्रीय बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता था तो बहुत लंबी हो जाता था, सारा प्रोसेस भी लंबी हो जाता था। लेकिन बाद में ये 1964 के बाद से इसे केंद्रीय बजट से अलग प्रस्तुत किया जाने लगा और एक दिन पहले ही प्रस्तुत कर दिया जाता है। सारी गतिविधियों को पहले ही एक्सप्लेन कर दिया जाता है। उसके बाद केंद्रीय बजट आ जाता है गवर्नमेंट की नीतियों को आगे चलाने के लिए, कि क्या क्या चीज़ें, किन किन चीज़ों में कितना बजट का प्रावधान किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए थर्ड क्वेश्चन में आते हैं कि केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री जो निर्मला सीतारमण जी हैं, इन्होंने 31/1/2022 में आर्थिक समीक्षा 2021-22 पेश की। ठीक है, तो इस वर्ष की आर्थिक समीक्षा का जो मूल विषय है वो क्या है? तो इसका मूल विषय है त्वरित दृष्टिकोण, क्विक अप्रोच। ठीक है, तो ये इसका मूल विषय ये है। तो ये क्विक अप्रोच जो है वो क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि देखिए, क्विक अप्रोच का मतलब ये हुआ कि जो अभी कोविड-19 की महामारी के जो वो तो चल ही रही थी। ठीक है, लेकिन इसकी जो दूसरी लहर थी इसके बारे में अनुमान नहीं लगाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। और ये आ गई कोविड-19, इसके द्वारा जो गवर्नमेंट ने इसके लिए जो भी नीतियाँ, जो भी पॉलिसी बनाई, एकदम से ये सारी चीज़ें की गई, सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो सारी चीज़ें बनाई गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए इसकी समीक्षा का मूल विषय क्या बनाया गया है कि त्वरित दृष्टिकोण। ठीक है, इसमें कोविड-19 महामारी की स्थिति में भारत के आर्थिक क्रियाकलापों के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है। कि इसमें ये बताया कि कोविड-19 की महामारी आ गई है, फिर भी भारत के आर्थिक क्रियाकलापों के माध्यम से इसे कार्यान्वित किया गया है। ठीक है, आर्थिक समीक्षा की जो प्रस्तावना है वो हमें क्या बताती है? वो हमें समग्र दृष्टिकोण, फीडबैक, वास्तविक निष्कर्षों के तत्कालीन निगरानी, व्यवहारिक प्रतिक्रियाओं और सुरक्षा संबंधी उपायों, इन सब के बारे में, इन सब पर आधारित है और इन सब के बारे में हमें बताती है। तो चलिए हम जानते हैं कि आगे इसके फोर्थ क्वेश्चन में क्या आता है, इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। तो सबसे पहले
सबसे पहले ये देख लीजिए कि निर्मला सीतारमण जी, देखिए बहुत लोग होते हैं जो कुछ भी नहीं जानते हैं, तो हमारा ये पर्पस है कि वो लोग भी इन सब चीज़ों के बारे में धीरे धीरे नहीं जानेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो निर्मला सीतारमण जी आप देख सकते हैं इनको। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 है कि 2022-23 में भारत की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है इसके। तो ये आर्थिक विकास दर जो है वो हम कैसे पता करते हैं। किसी भी देश की आर्थिक विकास दर को पता करने के लिए हम उस देश की जीडीपी को जानते हैं ना, जीडीपी के बारे में जानते हैं, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद के बारे में जानते हैं। तो ये जीडीपी क्या होती है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के द्वारा उस देश की में कितना विकास हो रहा है ये पता किया जाता है। तो ये पता कैसे किया जाता है कि एक टाइम पीरियड में किसी देश की सीमा के भीतर जो भी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती हैं और उनका मुद्रा के रूप में जो भी मूल्य प्राप्त होता है, यानी कि मनी के रूप में जो भी मूल्य प्राप्त होता है गवर्नमेंट को, वो सारी चीज़ें इस जीडीपी में आती हैं और ये हमें बताती है कि अर्थव्यवस्था में कितना विकास हो रहा है। ठीक है, और जीडीपी जो है उसकी गणना किसके द्वारा की जाती है, तो एनएसओ है ना, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इसके द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इसके द्वारा ये, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा इसकी गणना की जाती है। और इसमें क्या बताया गया है कि अगले साल में निजी क्षेत्रों में अधिक निवेश होगा। ये निजी क्षेत्रों में अधिक निवेश होगा इसके बारे में बताया जा रहा है। ये इसलिए बताया जा रहा है कि अब महामारी संबंधी, गवर्नमेंट का क्या कहना है कि अब महामारी संबंधी जो आर्थिक बाधाएं हैं वो नहीं आएंगी, यानी कि टीकाकरण हो गया है और इतनी सारी गवर्नमेंट की स्कीमें चल रही हैं कि अभी महामारी को ख़त्म हो जाना चाहिए, तो ये सारी बाधाएं नहीं आएंगी, मानसून भी समान रहेगा। ठीक है, और दुनिया के प्रमुख केंद्रीय बैंकों के द्वारा जो वैश्विक तरलता की निकासी है वो बड़े स्तर पर समझदारी से की जाएगी। इसके अलावा जो तेल की कीमतें हैं $70 से $75 प्रति बैरल के बीच रहेंगी और इस वर्ष वैश्विक आपूर्ति जो है, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की बाधाओं में तेजी से कमी आएगी। और इन सारे आधार पर गवर्नमेंट के द्वारा ये विकास, ये आर्थिक विकास के दर को बताया गया है कि कितने प्रतिशत रहेगी। तो ये हम बता देते हैं कि 8 से 8.5% तक ये रहने का अनुमान लगाया गया है। तो चलिए हम जानते हैं कि इसके आगे क्वेश्चन पे पढ़ते हैं और जानते हैं। इस क्वेश्चन में एक चीज़ और भी जान लीजिए कि जो गवर्नमेंट के द्वारा है वो कितने प्रतिशत जीडीपी का अनुमान लगाया गया था पिछले फाइनेंशियल ईयर में, तो वो कितने प्रतिशत का अनुमान लगाया तो गया था इसमें, ये जो अनुमान है वो लगाया गया था 11% का अनुमान लगाया गया था। लेकिन ये कितना हो पाया, कितना अचीव हो पाया, 9.2% ही ये अनुमान सही साबित हो पाया था, क्योंकि ये कोविड-19 आ गया था ना, इसकी वजह से शायद ऐसा हुआ है, तो इस वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन जो आगे आने वाले समय के लिए ये 22 देश के लिए जो अनुमान लगाया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ये एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है। तो ये कितना अनुमान लगाया गया है, तो 8 से 8.5% तक इसका अनुमान लगाया गया है। चलिए अब आगे क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं कि किसके अनुमानों के अनुसार भारत 2021 से 24 के दौरान विश्व की प्रमुख तीव्रगामी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। तो किसके द्वारा ये अनुमान लगाए गए हैं, तो वर्ल्ड बैंक, एडीबी और आईएमएफ, इनके द्वारा ये अनुमान लगाए गए हैं। और इसमें क्या बताया गया है कि 22 देश के लिए जीडीपी वृद्धि दर जो विश्व बैंक के द्वारा बताई गई थी वो कितनी थी, 8.7% बताई गई थी। और एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट के बैंक के द्वारा कितनी बताई गई थी, 7.5% के अनुमान के बराबर ये इसकी अनुमान लगाए गए थे। और इसमें 25 जनवरी 2022 की जो आईएमएफ की रिपोर्ट आई थी, वो कौन सी रिपोर्ट आई थी, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। इसमें वृद्धि अनुमानों के अनुसार वर्ष 2021-22 और 22-23 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी जो है वो 9% की दर से और 23-24 में 71% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया था। ठीक है, इसका ये अनुमान लगाया गया था। और ये सारे अनुमान जो हैं भारत को इन तीनों वर्षों में पूरी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में पेश करते हैं। कौन से 3 साल, ये 2021 से 22 और 23, यानी कि यहाँ तक पूरा 21, 22, 23 के लिए पूरा ये बताया जा रहा है। ठीक है, इन तीनों सालों के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं कि कृषि क्षेत्र में पिछले वर्ष
3.6% वृद्धि की तुलना में 21-22 में कितने प्रतिशत वृद्धि दर संभावित होने को कहा गया है। तो कृषि वृद्धि दर में कितने प्रतिशत को संभावित होने को कहा गया है, ये अनुमान लगाया गया है। तो ये कितना होगा, 3.9% का इसमें अनुमान लगाया गया था। ठीक है, अनुमान लगाया गया। ये जो समीक्षा है इसमें ये बताया गया है कि कृषि और इससे जुड़े जो क्षेत्र हैं इनमें महामारी का जो है वो असर बहुत कम दिखाई पड़ा और न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ 2021-22 में जो भी खास जो खाद्यान्न है उनकी खरीद में बढ़ोतरी भी हुई है। इससे क्या हुआ है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो खाद्य सुरक्षा है वो तो बढ़ी है, साथ में जो किसानों की आय है इसमें भी वृद्धि हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। अब कितनी वृद्धि हुई है कितनी नहीं हुई है वो तो किसान ही जान सकते हैं। ठीक है, अब ये इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य आया है तो इसमें थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं इसके बारे में, यानी कि मिनिमम एमएसपी जो होता है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि एमएसपी हमेशा फसलों के लिए लिया जाता है, खाद्यान्न फसलों के लिए दिया जाता है। और इसके अलावा ये जो एफआरपी होता है ना, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस जो है, ये हमेशा गन्ने के लिए दिया जाता है। ठीक है, ये इसके लिए एमएसपी नहीं दिया जाता है, गन्ने के लिए एफआरपी दिया जाता है। ठीक है, और ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है वो क्या होता है कि ये जो है वो जो गवर्नमेंट होती है वो किसानों की फसल जो होती है उसकी सरकार के द्वारा तय की गई कीमत होती है। सरकार एक कीमत तय कर देती है कि इतने रेट पर जो है वो किसान अपना सामान बेच सकते हैं। ठीक है, यानी कि अपने खाद्यान्न को बेच सकते हैं और गवर्नमेंट उनसे उतने ही रेट पर लेती भी है, यानी गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है और गवर्नमेंट ही इतने रेट पर लेती है। तो इससे क्या होता है, जो क्या बोलते हैं, जो किसान होते हैं ना उनको ज़्यादा अपनी फसल का नुकसान नहीं होता है। इसलिए कभी कभी ये होता है ना कि जब पैदावार ज़्यादा हो जाती है तो उसके रेट गिर जाते हैं, तो इससे उनको उस पैदावार का अच्छा मूल्य मिल जाता है क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड कर दिया जाता है। और ये जो है ये राशन सिस्टम है ना, इसमें ज़रूरतमंद लोगों को ये राशन ये इन्हीं लोगों से लेकर के ये राशन इन लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो एमएसपी जो है इस समय कितनी फसलों पर दिया जा रहा है, तो करीब 23 फसलों पर ये एमएसपी इस समय दिया जा रहा है, इस समय लागू है। ठीक है, तो चलिए इसमें और भी जान लेते हैं। ये जो खरीफ और रबी फसलों की बुआई क्षेत्र और गेहूं तथा धान के उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी होती रही है, ये गवर्नमेंट के द्वारा बताया जा रहा है। इसमें मौजूदा वर्ष में खरीफ खाद्यान्न में रिकॉर्ड 150.5 बिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है, ऐसा गवर्नमेंट के द्वारा बताया जा रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। तो इसमें ही हम देखते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र में 2020-21 के दौरान 7% की विकास दर तेजी से बढ़कर 21-22 में कितने प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है कि ये 20-21 के दौरान 7% थी, इसमें 21-22 में कितना प्रतिशत होने का अनुमान लगाया जा रहा है, तो 11.8% का इसमें अनुमान लगाया गया है। इसमें विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग और निर्माण खनन उप क्षेत्रों में समान बदलाव आया है, ये ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन जो आधारभूत सेवाएं हैं जैसे बिजली, जलापूर्ति और राष्ट्रीय लॉकडाउन के समय में भी ये बिजली और जलापूर्ति बरकरार रही, इनमें कोई भी फर्क नहीं हुआ था। और जीवीए में उद्योगों की वर्तमान भागीदारी अनुमानता 28.2% रही। अब ये जीवीए जो है जीवीए क्या है? जीवीए क्या होता है कि ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी सकल मूल्य बाधित। इसमें इकोनॉमी में जो जीवीए है वो क्या बताता है कि किसी भी क्षेत्र में या उद्योग हो या व्यवसाय क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में जो क्षेत्र हो उसमें उत्पादित माल और सेवाओं के मूल्य की माप को, इसमें जो भी सेवाएं और माल हैं उनके जो उत्पादित मूल्य जो मिला है उन सब को इसमें शामिल किया जाता है। तो ये जीवीए होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन में देखते हैं कि आगे का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं कि किस क्षेत्र की वृद्धि दर पिछले वर्ष की 8.4% से घटकर 2021-22 में 8.2% हो जाएगी। तो ये किसके बारे में बताया जा रहा है? ये सेवा क्षेत्र के बारे में ऐसा बताया जा रहा है। और सेवा क्षेत्र में ये बताया जा रहा है कि जो सर्विसेज हैं, गवर्नमेंट की तरफ बताया जा रहा है कि सर्विसेज क्षेत्र में महामारी की वजह से ज़्यादा ये प्रभावित रहा है। महामारी, एक तो महामारी भी ऐसी थी कि महामारी में जो छुआछूत का ही है, हो ही गया है एक तरह से देखा जाए तो, ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट से ये फैल रही थी ना, इसलिए। तो इसमें जो है वित्तीय, रियल एस्टेट और सार्वजनिक प्रशासन के क्षेत्र
इस क्षेत्र में इस समय कोविड पूर्व स्तर से काफ़ी उच्च स्तर पर आ गए हैं। यानी ये रियल एस्टेट क्या है? पहली बात, रियल एस्टेट के बारे में जानते हैं कि भूमि और उसके अंदर बनी जो बिल्डिंग्स हैं और या इसमें इनको सम्मिलित रूप से इसमें रियल एस्टेट कहते हैं। और इसमें क्या मेनली शामिल किया जाता है? तो प्राकृतिक संपत्ति संसाधन जैसे कि फसलें, खनिज और अचल संपत्तियाँ, इन सब चीज़ों को रियल एस्टेट में परिभाषा के रूप में देखा जाए तो इन सबको शामिल किया जाता है। इसमें सार्वजनिक प्रशासन और इस समय कोविड स्तर से काफ़ी उच्च स्तर पर आ गया है। यानी कि कोविड पूर्व स्तर जो था पहले, उससे ज़्यादा अच्छा हो गया है ये। तो यात्रा, व्यापार और होटल जैसे क्षेत्र अभी भी इससे उबर नहीं सके हैं, ऐसा गवर्नमेंट के द्वारा बताया जा रहा है। और ये सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी सेवाओं के निर्यात में उछाल दर्ज हुई है, लेकिन पर्यटन के क्षेत्र में तीव्र गिरावट आई है, ऐसा इसमें बताया गया है इकोनॉमिक सर्वे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। इसमें हम जानते हैं कि 2021-22 सर्वेक्षण के अनुसार कि किस क्षेत्र में 15% की जोरदार वृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा है। तो किस क्षेत्र में अनुमान लगाया जा रहा है कि गवर्नमेंट के द्वारा ये बताया जा रहा है कि निवेश क्षेत्र में अच्छा निवेश होगा, इकोनॉमी में अच्छा निवेश होगा, इसके बारे में बताया जा रहा है। तो निवेश जो है वो अच्छा होगा, तो इससे क्या होगा? इकोनॉमी को बूस्टअप मिलेगा, यानी कि अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। ये अनुमान जो है वो किस लिए लगाया जा रहा है? क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि वित्तीय व्यवस्था इस समय अच्छी चल रही है, कोविड-19 महामारी जो है वो ख़त्म हो रही है और टीकाकरण होने से तो वो और भी ख़त्म हो रही है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और 2021-22 में जीडीपी में निवेश का अनुपात बढ़कर 29.6% हो गया है, जो कि पिछले 7 साल में सर्वोच्च है। ये सब बताया जा रहा है इकोनॉमिक सर्वे में। तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से समझते रहिएगा। और सेकंड पॉइंट ये बताया जा रहा है कि स्थिर और स्वच्छ बैंकिंग क्षेत्र निजी निवेश को पर्याप्त सहयोग देने के लिए भी तैयार है, यानी बैंकिंग क्षेत्र भी ऐसा करने के लिए तैयार है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं कि अप्रैल-नवंबर 2021 के लिए राजकोषीय घाटे को बजट अनुमानों के कितने प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया है? तो ये कितने प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया है? 46.2% तक ये पूरा सीमित कर दिया गया है। अब राजकोषीय घाटे की बात आई है तो थोड़ा राजकोषीय घाटा के बारे में जान लेते हैं। ये राजकोषीय घाटा क्या है? ये राजकोषीय घाटा जो है वो क्या होता है कि सरकार की जो आय और व्यय का सारा अंतर होता है। इसमें क्या होता है कि अगर सरकार की कमाई से खर्च हो जाता है, जो सरकार अपने पास सेविंग करके रखी है और किसी और चीज़ों के लिए, उसमें ये किसी और चीज़ के लिए खर्चा हो जाता है, उसकी कमाई से खर्च हो रहा है, तो ये राजकोषीय घाटे की स्थिति पैदा हो जाती है। और सरकार इसलिए इसको काबू रखने की कोशिश भी करती है। और जब ये काबू नहीं हो पाता है तो इसकी भरपाई कैसे की जाती है? तो ये सेंट्रल बैंक होती है ना, केंद्रीय बैंक, ये कौन है केंद्रीय बैंक? हमारी तो रिजर्व बैंक, इसके द्वारा उधार लेकर के की जाती है इसकी भरपाई। और इसमें क्या बताया जा रहा है कि इस अवधि के दौरान जो है वो राजकोषीय घाटा है जो वो प्राथमिक घाटा दोनों पिछले 2 वर्षों के इसी स्तर से काफ़ी नीचे रहे हैं। अप्रैल से नवंबर 2021 की अवधि के दौरान जो है वो प्राथमिक घाटा अप्रैल से नवंबर 2019 के दौरान के स्तर से लगभग आधा हो गया है। इसको आप पढ़ के अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसमें मौजूदा वर्ष में होने वाला राजकोषीय घाटा जो है वो अधिक वास्तविक रहा है और इसके चलते बहुत से बजट से बाहर के उत्पादों को, जैसे FCI की खाद्य सब्सिडी जरूरतों को बजट आवंटन मिला है, ऐसा इसमें बताया जा रहा है। तो चलिए आप ये इसके बारे में हमने आपको जितना हो सका था हमसे और हमने बता दिया है। आप इसको एक बार और देख लीजिएगा। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन इसमें लिखी हुई है इन सबको पढ़ के आप समझेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको पूरा इकोनॉमिक सर्वे आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस सारे अनुमान बताए जाते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा क्या अनुमान लगाए गए थे, कितने पूरे हुए हैं। और फ्यूचर के जो अनुमान हैं ये देखिए, आप जैसे इनको बता रहे हैं ना, ये फ्यूचर के अनुमान लगाए जा रहे हैं, इनको बताया जा रहा है। तो चलिए, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, अगर आपको हमारा समझाना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहता है और हम अपना आपके लिए जितनी मेहनत हो पाती है उतना करते ही रहेंगे। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये लिख दिया है कि आपने इतना देर हमारा वीडियो देखा है, तो उसके लिए धन्यवाद। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को।
थैंक यू।